हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। तो हम कर रहे थे मनी। तो प्रीवियस क्लासेस में हमने डिस्कस किया था एवोल्यूशन ऑफ मनी एंड काइंड्स ऑफ मनी। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे फंक्शंस ऑफ मनी। तो फंक्शंस ऑफ मनी जब भी हम बात करते हैं तो द फंक्शन ऑफ मनी इज क्लासिफाइड एज द प्राइमरी फंक्शंस, द सेकेंडरी फंक्शन एंड द कंटिजेंट फंक्शन, राइट। तो हमें पता है कि मनी इज पुट टू डिफरेंट यूजेस, राइट। मनी को हम अलग अलग चीजों में इस्तेमाल करते हैं। तो द फंडामेंटल पर्पज ऑफ मनी इज टू सर्व एज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज और द स्टोर ऑफ वैल्यू। फंडामेंटल या मेन पर्पज मनी का क्या है? ये एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज काम करता है या फिर चीजों की वैल्यू को हम मनी के टर्म में मेजर कर सकते हैं, राइट। तो based on that there are three functions: the primary function, secondary function and contingent function. तो first of all we will talk about the primary function कि प्राइमरी फंक्शन क्या होता है। सी, प्राइमरी फंक्शन इज द मेन, द फंडामेंटल, द बेसिक फंक्शन ऑफ मनी। तो अंडर प्राइमरी फंक्शन वी विल डिस्कस द मीडियम ऑफ एक्सचेंज फंक्शन ऑफ मनी एंड द मेजर ऑफ वैल्यू फंक्शन ऑफ मनी। तो बात करते हैं मीडियम ऑफ एक्सचेंज फंक्शन ऑफ मनी। So the most important function of money is to serve as the medium of exchange. सबसे important function क्या है मनी का कि एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज ये काम करता है। इन द बार्टर इकोनॉमी द ग्रेट डिफिकल्टी वाज एक्सपीरियंस्ड इन एक्सचेंज ऑफ गुड एज इट रिक्वायर्ड डबल कोइंसिडेंस ऑफ फंड। बार्टर इकोनॉमी में क्या था? बहुत डिफिकल्टी फेस करनी पड़ती जब हम चीजों को एक्सचेंज करते थे, क्योंकि हमें पता है बार्टर इकोनॉमी में क्या था, एक कमोडिटी को दूसरे कमोडिटी के बदले में हम एक्सचेंज करते थे। तो इसके लिए क्या जरूरी होता था? इसके लिए जरूरी होता था कि डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स का होना बहुत जरूरी है। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स का मतलब क्या है कि हमारे पास जो कमोडिटी है उसकी जरूरत किसी और को हो और दूसरे के पास जो कमोडिटी है उसकी रिक्वायरमेंट हमें होनी चाहिए। तो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट का होना बहुत जरूरी था। तो हमें ढूंढना पड़ता था कि अगर कोई कमोडिटी हमारे पास है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम व्हीट की, गेहूं की बात करें, अगर हमारे पास गेहूं है, हमें राइस की रिक्वायरमेंट है, तो हम एक ऐसे इंसान को ढूंढेंगे जिसके पास राइस हो और उसको व्हीट की रिक्वायरमेंट हो। तो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स का होना बहुत जरूरी था। तो अ गुड डील ऑफ टाइम वाज स्पेंट इन सर्चिंग अ मैन विद whom wants was coincided। काफी ज्यादा टाइम स्पेंड हो जाता था ये सर्च करने में, एक ऐसा इंसान सर्च करने में जिसको हमारे कमोडिटी की रिक्वायरमेंट हो, तभी तो एक्सचेंज हो सकता था ना। तो मनी हैज रिमूव दिस डिफिकल्टी, मनी हैज रिमूव दिस डिफिकल्टी, मनी ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। अब विद द इवोल्यूशन ऑफ मनी हम क्या कर सकते हैं? विद द इवोल्यूशन ऑफ मनी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, क्योंकि अब हमें किसी पर्सन को ढूंढने की रिक्वायरमेंट नहीं है। हमारे पास कोई कमोडिटी है, हम मार्केट में गए, उसको सेल किया, बदले में जो हमें पैसा मिला, जो मनी मिली, उससे हम जा करके जिस चीज की रिक्वायरमेंट है हमें, वो हम परचेज कर सकते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि मनी सर्व्स एज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज, राइट। तो मनी के इवोल्यूशन से जो बार्टर सिस्टम में जो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स की डिफिकल्टी हम फेस करते थे वो मनी ने सॉल्व कर दिया, राइट। ये है मीडियम ऑफ एक्सचेंज फंक्शन ऑफ मनी। अब बात करते हैं मेजर ऑफ वैल्यू, मेजर ऑफ वैल्यू और स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ अकाउंट। तो अनदर इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मनी इज दैट कि इट सर्व्स एज द कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू और यूनिट ऑफ अकाउंट। दूसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन मनी का क्या है कि ये एज ए मेजर ऑफ वैल्यू काम करता है या फिर एज ए स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ अकाउंट। मतलब कि मनी serves as the yardstick, money serves as the yardstick for measuring the values of commodity, measuring the value of goods and services। money एक yardstick की तरह काम करता है, यानी कि कोई चीजों को नापने का एक yardstick जिसमें हम goods and services के वैल्यू को मेजर कर सकते हैं। पहले के टाइम में बार्टर इकोनॉमी में क्या था, क्योंकि मनी तो था नहीं, तो हमारी कमोडिटी की वैल्यू क्या है और दूसरे इंसान की कमोडिटी की वैल्यू क्या है उसको हम मेजर नहीं कर पाते थे। तो अगर हमें 1 किलो पोटैटो या आलू की रिक्वायरमेंट है तो उसके बदले में हमने पूरा एक बोरी अपना गेहूं उठा करके दे दिया या 1 बोरी राइस उठा के दे दिया, क्योंकि हमको पता ही नहीं होता था कि हमारे गेहूं की वैल्यू ज्यादा है उस 1 किलो आलू की वैल्यू से। तो अब मनी के इंटरवेंशन से, मनी के इवोल्यूशन से जब हम चीजों को मेजर कर सकते हैं तो फिर हम चीजों की वैल्यूज को भी कंपेयर कर सकते हैं। वही यहाँ पर लिखा है कि एज द वैल्यूज ऑफ डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज इज मेजर्ड इन स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मनी, द रिलेटिव वैल्यू कैन बी इजिली कंपेयर्ड।
जब वो अपने कमोडिटीज के वैल्यू को मनी के टर्म में मेजर कर सकते हैं। कैसे मेजर कर सकते हैं? प्राइस से। अगर हमें पता करना है कि 1 किलो आलू की कीमत क्या है, तो अगर हम उसका प्राइस बताएंगे तो हमें पता चल जाएगा ना कि उसकी कितनी वैल्यू है। और 1 बोरी गेहूं हमारे पास है, अगर उसका प्राइस बताएंगे हमें पता चल जाएगा उसकी वैल्यू क्या है। तो अब हम कंपेयर कर सकते हैं ना कि किसकी वैल्यू ज्यादा है, किसकी वैल्यू कम है। अकॉर्डिंगली हम काम करेंगे ना, हमें पूरा का पूरा देने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो जब हम चीजों की वैल्यूज को मनी के टर्म में मेजर कर सकते हैं, तो फिर हम दूसरी कमोडिटी से उसको कंपेयर भी कर सकते हैं ना कि किसकी वैल्यू ज्यादा है, किसकी वैल्यू कम है। तो ये है प्राइमरी फंक्शन ऑफ मनी। अब बात करते हैं सेकेंडरी फंक्शन ऑफ मनी कि सेकेंडरी फंक्शन मनी का क्या होता है। सेकेंडरी फंक्शन, तो now we will discuss the secondary functions of money. So in addition of performing the primary function, that is medium of exchange and measure of value, money also performs some of the secondary function. Money को secondary function भी perform करता है। तो under secondary function we will study standard of deferred payment and store of value. तो सेकेंडरी फंक्शन में हम बात करेंगे स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, जो कि मनी का एक फंक्शन है, और दूसरा स्टोर ऑफ वैल्यू। तो व्हाट इज स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, राइट? तो डेफर्ड पेमेंट का मतलब होता है डिलेड पेमेंट, या किसी चीज को अगर पोस्टपोन कर देना, डिले कर देना, या फ्यूचर पेमेंट। तो डेफर्ड पेमेंट का मतलब है फ्यूचर पेमेंट। तो डेफर्ड पेमेंट मींस दोज पेमेंट्स व्हिच आर टू बी मेड इन फ्यूचर। तो कुछ पेमेंट ऐसे होते हैं जो अभी ना होकर के प्रेजेंट किए जाते हैं। जैसे डे टू डे ट्रांजैक्शन तो हम करते हैं, मनी से हमने कोई चीज परचेज किया और फॉरन पेमेंट कर दिया। बट कुछ ट्रांजैक्शन, कुछ चीजें ऐसी होती है, कुछ पेमेंट्स ऐसे होते हैं जो प्रेजेंट में ना होकर के फ्यूचर में होते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं डेफर्ड पेमेंट या फ्यूचर पेमेंट। तो इफ अ लोन इज टेकन टुडे, फॉर एग्जांपल इफ अ लोन इज टेकन टुडे, इट वुड बी पेड बैक आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो अगर आज कोई एक लोन लिया गया है, तो लोन जाहिर सी बात है कुछ टाइम पीरियड के बाद ही पे किया जाएगा। हो सकता है उसका ड्यूरेशन 5 इयर्स का हो या 10 इयर्स का हो। तो मनी के इवोल्यूशन से डिफर्ड पेमेंट यानी कि फ्यूचर पेमेंट भी काफी इजी हो गया, क्योंकि मनी के टर्म में हम प्रिंसिपल अमाउंट को भी मेजर कर सकते हैं और उस पर कितना इंटरेस्ट बन रहा है वो हम मेजर कर सकते हैं। और इसी तरीके से अगर दूसरे एग्जांपल की बात करें, तो जैसे कि दो बिजनेसमैन, उनके बीच में जो भी डील होती है, जैसे कि एक बिजनेसमैन ने दूसरे बिजनेसमैन से कोई भी सामान परचेज किया, तो वो अभी पेमेंट ना करके वो फ्यूचर में पेमेंट करेगा। तो मनी के इवोल्यूशन से ये फ्यूचर पेमेंट ईजी हो गया, जो कि बार्टर इकोनॉमी में बहुत ही डिफिकल्ट होता था। So next we'll talk about the store of value function of money. So money also perform store of value function, that is money serves as the store of value. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि मनी के फॉर्म में हम अपने वेल्थ को, अपनी संपत्ति को स्टोर करके रख सकते हैं। तो being the most liquid, it is convenient form in which wealth can be stored. मनी सबसे लिक्विड फॉर्म होता है जिसमें हम अपने वेल्थ को स्टोर करके रख सकते हैं। लिक्विड यानी कि वो चीज जिससे हम इजिली ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, राइट? इसके अलावा हम जो है गोल्ड में इन्वेस्ट करके रख सकते हैं, और जब भी हमें पैसे की रिक्वायरमेंट होगी हम उसको सेल करेंगे और हमें मनी मिल जाएगा, उससे हम अपने ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। गोल्ड के अलावा अदर एसेट्स लाइक हाउसेज, बॉन्ड, शेयर्स, तो हम हाउसेस परचेज करके उसमें इन्वेस्ट करके रख सकते हैं, देन बॉन्ड में इन्वेस्ट करके रख सकते हैं, शेयर्स में इन्वेस्ट करके रख सकते हैं। तो जब भी पैसे की रिक्वायरमेंट होगी हम बॉन्ड्स को, शेयर को या हाउस को सेल करके मनी के फॉर्म में इसको कन्वर्ट करा सकते हैं। बट मनी जो है सबसे लिक्विड फॉर्म है, सबसे ज्यादा लिक्विड फॉर्म है, यानी कि रेडी टू यूज है। तो पेपर मनी के फॉर्म में हम बैंक में डिपॉजिट करके रखते हैं। तो इस तरीके से मनी में हम अपने वेल्थ को स्टोर करके रख सकते हैं। बार्टर इकोनॉमी में डिफिकल्ट था, हम वेल्थ को स्टोर करके नहीं रख सकते थे, क्योंकि चीजें जो है खराब हो जाती थी ओवर द टाइम पीरियड, राइट? चीजें पेरिशेबल होती हैं, तो अगर किसी कमोडिटी में हम वेल्थ को स्टोर करके रखना चाहते हैं तो वो ज्यादा टाइम तक नहीं टिकता था। बट मनी की इवोल्यूशन से क्या है कि ये एज ए स्टोर ऑफ वैल्यू काम करता है, हम अपने वेल्थ को इजिली काफी टाइम पीरियड के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। तो ये है मनी का सेकेंडरी फंक्शन। अब हम बात करेंगे थर्ड फंक्शन की, दैट इज कंटिंजेंट फंक्शन ऑफ मनी। नाउ वी विल टॉक अबाउट द कंटिंजेंट फंक्शन। तो these are those functions which tend to assume significance during the course of economic development. जैसे जैसे कंट्री में इकोनॉमिक डेवलपमेंट बढ़ता जाता है, ये फंक्शन जो है इंपॉर्टेंट होता जाता है, राइट? इकोनॉमिक डेवलपमेंट बढ़ने, जैसे जैसे इकोनॉमी आपकी ग्रो कर रही है, ये वाला फंक्शन जो है मनी का इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसमें कौन कौन से फंक्शन आ जाते हैं? मनी सर्व एज द बेसिस ऑफ क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट, then distribution of national income, then money helps in the maximization of the marginal utility. एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि as the basis of credit instrument, तो money serves as the basis of credit
as the basis of all credit instruments like checks and draft etc. तो मनी क्या है? मनी एक बेसिस की तरह काम करता है, जितने भी क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट होते हैं इनके बेसिस की तरह काम करता है। कैसे? बैंक क्रिएट क्रेडिट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैश रिजर्व्स। बैंक के पास जितना मनी है उनके वॉलेट में, जितना कैश रिजर्व, उसके ही बेसिस पर तो बैंक जो है ना अपने कस्टमर्स को लोन एडवांस करते हैं। तो मनी यहाँ पे एज अ बेसिस काम करता है। बैंक के पास कितना कैश रिजर्व है, हमने CRR SLR पढ़ा है ना, तो उसके बेसिस पर, CRR के बेसिस पर बैंक ये लोन अपना एडवांस करते हैं, लोगों को क्रेडिट देते हैं। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ? मनी की इवोल्यूशन से पॉसिबल हुआ। अगर मनी होता ही नहीं तो फिर वो क्रेडिट लोन लोगों को कैसे दे पाते, राइट? तो दिस इज द first function of money in the contingent function. Now we'll talk about the distribution of national income. तो money facilitate the distribution of national income between different factors of production. मनी क्या करता है? मनी फैसिलिटेट करता है, ये आसान कर देता है कि जो अलग अलग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उसमें नेशनल इनकम को डिस्ट्रीब्यूट करने में मनी हेल्प करता है। तो अलग अलग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है? हमें पता है जब भी कोई भी फॉर्म या कोई भी फैक्ट्री प्रोडक्शन करती है तो कुछ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट होती है, राइट? प्रोडक्टिव एजेंट होते हैं जैसे कि लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। तो मनी क्या करता है? उनके बीच में फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को डिस्ट्रीब्यूट करने में हेल्प करता है। जैसे कि लैंड को रेंट मिलता है, लेबर को वेजेस, कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट पे किया जाता है, एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट पे किया जाता है। तो ये कैसे पॉसिबल हो पाया? ये मनी के इवोल्यूशन से पॉसिबल हो पाया। अगर मनी नहीं होता तो जो नेशनल इनकम या फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बीच में इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो पाता, राइट? तो विदाउट मनी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम अमंग वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वुड बी इम्पॉसिबल ना। मनी के बिना तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बीच में जो इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो तो इम्पॉसिबल हो जाता। जाहिर सी बात, अगर पैसा है ही नहीं तो लोगों के बीच में इनकम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? ठीक है, तो ये हो गया सेकेंड फंक्शन। अब हम बात करते हैं मैक्सिमाइजेशन ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। ये क्या है? मनी हेल्प्स इन मैक्सिमाइजिंग द यूटिलिटी derived आउट ऑफ एक्सपेंडिचर। सी, अभी आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स नहीं किया, जब मैं माइक्रो इकोनॉमिक्स कराऊंगी तो मार्जिनल यूटिलिटी या टोटल यूटिलिटी के बारे में डिटेल में बताऊंगी। अभी आप समझ लीजिए कि मनी जो है, मनी हेल्प्स इन मैक्सिमाइजिंग द यूटिलिटी डिराइव्ड आउट ऑफ एक्सपेंडिचर। मनी हमें हेल्प करता है टोटल यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करने में, कि हम एक्सपेंडिचर अगर किसी चीज पे कर रहे हैं तो हमें उससे यूटिलिटी मिल रही है कि नहीं। इकोनॉमिक्स में जब भी हम यूटिलिटी की बात करते हैं तो यूटिलिटी का मतलब होता है सेटिस्फैक्शन। यूटिलिटी का क्या मतलब होता है? सेटिस्फैक्शन। हम चीजों को, गुड्स और कमोडिटीज को परचेज करते हैं, क्यों? क्योंकि हमें रिक्वायरमेंट होती है, उन चीजों की हमें रिक्वायरमेंट होती है, और उन चीजों को कंज्यूम करने के बाद हमें यूटिलिटी मिलती है, यानी कि कुछ सेटिस्फैक्शन मिलता है। तो नाउ द क्वेश्चन इज कि किस पॉइंट तक कंज्यूमर जो चीजों को परचेज करेगा, राइट? कोई तो एक पॉइंट होगा ना जहां पर कंज्यूमर कहेगा कि हमें यहाँ पर मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, और वहां पर उस चीज को परचेज कर लेगा। तो इकोनॉमिक्स में इस पॉइंट को, जहां पर कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल रहा होता है, उसको कहते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट। क्या कहते हैं? इक्विलिब्रियम पॉइंट, यानी कि बैलेंस की कंडीशन होती है, ये एक संतुलन की स्थिति होती है जहां पर कंज्यूमर को इक्विलिब्रियम रिसीव होता है या फिर कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल रहा होता है। तो कहां पर कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल रहा होता है? जहां पर उसकी मार्जिनल यूटिलिटी प्राइस के बराबर हो जाए। कोई कमोडिटी एक्स है, अच्छा, यूटिलिटी होता है सेटिस्फैक्शन और मार्जिनल यूटिलिटी होता है एडिशनल सेटिस्फैक्शन। फॉर एग्जाम्पल, आप एप्पल कंज्यूम कर रहे हैं, आपने एक एप्पल खाया, उससे आपको कुछ यूटिलिटी मिली। जब दूसरा यूनिट एप्पल का खाया, यानी दूसरा एप्पल खाया, तो उससे जो यूटिलिटी मिली उसको हम कहते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। फिर तीसरा खाया, उससे जो मिली वो मार्जिनल यूटिलिटी। तो मार्जिनल यूटिलिटी यानी कि एडिशनल यूटिलिटी, जैसे जैसे आप एक एक यूनिट बढ़ाते जा रहे हैं, उसका कंजम्पशन बढ़ाते जा रहे हैं, उससे जो यूटिलिटी मिलती है अलग अलग यूनिट से, उसको हम कहते हैं मार्जिनल यूटिलिटी या फिर एडिशनल यूटिलिटी। तो अ कंज्यूमर इक्वेट मार्जिनल यूटिलिटी विद हिज प्राइस। कंज्यूमर मार्जिनल यूटिलिटी को प्राइस से इक्वेट करता है, यानी कि जो एडिशनल यूटिलिटी कमोडिटी एक्स के कंज्यूम करने से मिल रही है वो उसके प्राइस के बराबर हो। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि सपोज अगर मार्केट में आप 100 रुपए लेकर के गए और आपने कोई चीज परचेज किया, ठीक है, आपने कोई, फॉर एग्जाम्पल 1 केजी आपने एप्पल परचेज किया 100 रुपए का, तो इसका मतलब कि जितना प्राइस आप पे कर रहे हैं उतना आपको सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। अगर आपने 100 रुपए पे किया उस 1 किलो एप्पल को परचेज करने में, तो यू आर सेटिस्फाइड। आपको लग रहा है कि ये एप्पल एक 100 रुपए केजी तक के हैं, मतलब इनकी ये वैल्यू है, इतना इसका वर्थ है, इतना सेटिस्फैक्शन ये हमको दे रहा है। तो वही कह रहे हैं कि मार्जिन यूटिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू प्राइस ऑफ एक्स। तो यहाँ पर जो आपको मार्जिन यूटिलिटी एडिशनल सेटिस्फैक्शन मिल रहा है वो जितना प्राइस आप पे कर रहे हैं उसके बराबर है।
आप फुली सेटिस्फाइड हैं, आपने जो परचेज किया, जो एक्सपेंडिचर आपने 100 रुपए का किया, आप उससे फुली सेटिस्फाइड है कि अच्छा हमको सेटिस्फेक्शन, जितना अगर हमने 100 रुपए स्पेंड किया इस चीज पर तो 100 रुपए तक का हमको सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। ये होता है पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। तो कंज्यूमर अपने मार्जिन यूटिलिटी को प्राइस से इक्वेट करना चाहता है। तो विद द इवोल्यूशन ऑफ मनी ये चीज भी पॉसिबल हो गई ना, कंज्यूमर अपनी मार्जिन यूटिलिटी को कहां पर उसको मार्जिन यूटिलिटी अचीव होगी, जहां पर प्राइस उसकी मार्जिन यूटिलिटी के बराबर होगी, वहां पर उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल रहा होगा और वो पॉइंट होगा इक्विलिब्रियम का पॉइंट, राइट। तो मनी के इवोल्यूशन से ये भी चीजें आसान हो गई। तो दीज आर द सम ऑफ द फंक्शंस ऑफ मनी। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।